नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रकाश पोरे जी सीनियर एडिटर इन चीफ देशोन्नति अखबार के और विभिन्न भाषाई अखबार के प्रेसिडेंट भी हैं। सारे 22 अखबार जो निकलते हैं महाराष्ट्र से, उसका जो संचालन है वो प्रकाश पोरे जी अकोला से करते हैं, जो विदर्भ में आता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। मैं सीधे सीधे चुनाव के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 90% रहा है। 132 सीटें जीतकर, 148 में 132 सीटें जीतकर वो प्रमुख भूमिका में आ गई है। सिर्फ 13 शॉट है अपने मेजॉरिटी मार्क से। हालांकि कहा जाता है कि एनसीपी शिंदे ग्रुप में, एनसीपी अजीत पवार ग्रुप में और एकनाथ शिंदे शिवसेना में उनके भी लोग थे जो उनके चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो उनकी अगर घर वापसी हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी अकेले ही सत्ता में अपना बनाने की, सरकार बनाने की कवायद रखती है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। अगर हम इसमें चुनाव परिणामों का आकलन करें और देखें कि परसेंटेज वोट कितना बढ़ा या कम हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि त्यों खड़ी है। नवंबर के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज है 26.56, 26.56, जबकि जून के लोकसभा इलेक्शन में उनका वोट परसेंट था 26.18। मार्जिनल इंक्रीज भारतीय जनता पार्टी को मिला है, पर सीटें ज्यादा मिली हैं क्योंकि विभिन्न पार्टियों का वोट जो है वो डिवीजन हुआ है। शिंदे ग्रुप को 57 सीटें मिली हैं, 12.44% वोट नवंबर में मिला है, जबकि जून लोकसभा इलेक्शन में उनका वोटिंग परसेंटेज 12.95 था। मतलब 0.5% वोट शिंदे ग्रुप का कम हुआ है। अजीत पवार की बात करें तो सबसे सरप्राइजिंग जो है वो एनसीपी अजीत पवार की परफॉर्मेंस है। उन्होंने 41 सीटें निकाली हैं 59 सीटों में। उनका वोटिंग परसेंटेज जो जून में 3.6% था, वो नवंबर में 9.24% हो गया। मतलब 6% का इजाफा, लगभग 6% का इजाफा उनको वोटिंग परसेंटेज में मिला है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और एनसीपी शरद पवार को हुआ है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो 20 सीटों पर जीती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 16 सीटों पर जीती है, एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर जीती है। अगर विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 62 में 47 सीटें विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और मराठवाड़ा में 46 में 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। अगर हम कांग्रेस का वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज असेंबली इलेक्शन में नवंबर के 12.05% रहा, जबकि जून में जब वो लोकसभा में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी 16.9% था। इसका मतलब है कि 4% वोट जो है उनका, 4.5 5% वोट जो है वो कम हुआ है। और अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे शिवसेना का वोटिंग परसेंटेज 10.19% रहा, जो जून के मुकाबले 12.95 के मुकाबले 2.8% कम है। मतलब उनको वोट परसेंटेज 2.8% कम मिला है। और एनसीपी शरद पवार का वोटिंग परसेंटेज उल्टा बढ़ा है, क्योंकि वो पिछली बार 10 सीटों लोकसभा में चुनाव में लड़े थे। अगर 10 सीटों का 6 एवरेज मान लें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो 60 सीटों पर वो लड़े। इस बार वो 85 सीटों पर लड़े, तो उनका वोटिंग परसेंटेज मार्जिनली 10.27 से 11.25% हुआ है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। इसमें सीधे सीधे ये नजर आ रहा है कि जितना भी कांग्रेस का लॉस हुआ, करीब 4.85%, लगभग 5%, वो सारे का सारा लॉस जो है वो अजीत पवार ने गेन कर लिया 6%। बाकी पार्टियों का जितना वोट परसेंटेज, अगर शिंदे का 0.5% गिरा है तो बीजेपी का 0.5% बढ़ा है। और अगर देखा जाए तो शरद पवार का 1% वोट बढ़ा है, तो ज्यों का त्यों है। और उद्धव ठाकरे की कांग्रेस, जो शिवसेना है, उसमें भी वोट परसेंटेज 2-2.25% गिरा है। तो ये जो उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ या कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ 5% के करीब, उसका सारा गेन अगर आप देखें तो 6% का गेन अजीत पवार गुट को मिला है। अगर डायरेक्ट फाइट देखें तो बीजेपी और स्टेट कॉन्टेस्ट अगर कांग्रेस और बीजेपी का लें तो 76 सीटों पर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट था कांग्रेस और बीजेपी का, जिसमें 62 सीटें बीजेपी जीती है। शिंदे ग्रुप का और उद्धव ठाकरे का अगर लें, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट 50 सीटों पर था, जिसमें 38 सीटें शिंदे ग्रुप जीता है। और अगर एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार ग्रुप का अगर हम आकलन देखें तो 36 सीटों में से 29 सीटें अजीत पवार गुट जीता है। मतलब कि बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है एनसीपी शरद पवार का। अजीत पवार ने इस बार, लगता है, जून में उनका अपनी हार का बदला उन्होंने ले लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 3 मुद्दों पर यह कह रही है कि उनका जो इलेक्शन है वो आरएसएस का जो संचालन करना पूरे इलेक्शन का, नागपुर से और महाराष्ट्र में,
दूसरी लाडकी बहना योजना को वो कह रहे हैं कि लाडकी बहना योजना की वजह से महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 6% बढ़ा, जिससे ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 4.7% बढ़ा। और तीसरा, देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का नारा एक है तो सेफ है, वो क्लिक कर गया लोगों के साथ। 122 सीटें जहां वोटिंग परसेंटेज 5% से ज्यादा था, जैसे कि मैंने आपको बताया ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 4.7% बढ़ा। 122 सीटें जहां वोटिंग परसेंटेज 5% से ज्यादा था, महायुति 122 में से 108 सीटें जीती, मतलब 90% सक्सेस। उसको इसका मतलब है कि जितना भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, चाहे वो महिलाओं की वजह से, चाहे ओवरऑल वोट परसेंटेज, वो कहते हैं कि 6% महिलाओं का जो वोट पड़ा वो सारे का सारा हमें मिला। 108 सीटें वो जीती है। और इस बार वोट काटने का काम राज ठाकरे की मनसा ने भी किया, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में वो इलेक्शन लड़ी नहीं थी, इस बार वो 2% वोट उनको मिला। अदर्स में भी 13.88% वोटिंग परसेंटेज रहा, जो कि लोकसभा इलेक्शन में 11.25% था। तो ये 2.5% का गेन अदर्स को भी मिला है इस बार। और 38 सीटें, इसमें लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो 38 सीटें मुस्लिम पॉपुलेशन की हैं, जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें एक चौंकाने वाला मैं आपको आंकड़ा देता हूं, बीजेपी 14 सीटें जीती। ध्यान से सुनिएगा, 38 सीटों में बीजेपी 14 सीटें जीती है, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 20% से ज्यादा है, जो पिछले 2019 के इलेक्शन के मुकाबले सिर्फ 11 सीटें जीती थी। और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं, जो 2019 के मुकाबले 11 सीटें थी। तो जहां मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, उसमें बीजेपी का जीतना लोगों में संदेह पैदा कर रहा है कि ये सारा खेला ईवीएम का है। ईवीएम के द्वारा इलेक्शन को मैनेज किया गया है, वोटिंग परसेंटेज से एब्सोल्यूट नंबर बढ़ाया गया, और उस एब्सोल्यूट नंबर का जो गेन है 6% महिलाओं का और 4.7% ओवरऑल, वो सारा गेन बीजेपी को मिला है। ऐसा कैसे हो सकता है प्रकाश पोरे जी कि महिलाओं का 6% वोटिंग गेन वो सारा एक तरफा पड़े, एक मुश्त पड़े? मतलब ये बात कुछ हजम नहीं होती है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर हम सोशल इंडिकेटर्स देखें किसानों के मामले में और ये लाडकी बहना योजना में महिलाओं के मामले में, बीजेपी ये कहती है कि सब किसानों ने, चाहे फार्मर डिस्ट्रेस हो ना हो, कपास का रेट मिले ना मिले, सोयाबीन का रेट मिले ना मिले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान मोदी जी के साथ उनकी मन की बात सुनते हैं। और महिलाओं का भी कुछ ऐसा है, लाडकी बहना योजना में 6% इंक्रीज ऑफ वोट जितना भी हो, सब महिलाओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को पड़ा है। क्या कहना है प्रकाश पोरे जी आपको? आत्माजीत जी, देखिए, जो आपने मुझे आंकड़े बताए और जो भी पूरे राज्य का हमारा ब्यौरा आपने दिया, परसेंटेज से लेके तो इंक्रीज इन वोट्स वगैरह सारा, मैं आपको एक बताता हूँ। हमारा जो एग्रो टूरिज्म है, वहां पर कुछ लेडीज आई थी घूमने आज, तो मैं जस्ट उनके साथ में चर्चा कर रहा था, और हर लेडीज ने खुद होकर, अब वो चूल्हा के हमारे आजू बाजू के एरिया की थी, 4-5 डिस्ट्रिक्ट से, तो उन्होंने उनका जो क्या बोलते उसका कॉलेज का जो ग्रुप था, वो सारा का सारा आया था, और सारी की सारी महिलाएं वो अराउंड 60-62 ईयर्स की थी। तो उन लोगों ने, उन महिलाओं ने मुझसे बड़ी चौंकाने वाली बातें की, और खुद होके बोल रही थी कि ये क्या हो गया, बोले महाराष्ट्र में क्या हो गया हमको, तो बोले कल नींद नहीं आई, बोले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना। हम ये 2-3 औरतें बोल रही थी, भाई हमने तो रात को खाना तक की नहीं खा, और इतनी ज्यादा वो नाराज थी सारे सारे इसके ऊपर। और सबकी सब महिलाएं, मैं एक आधी का ये समझ सकता हूँ, लेकिन सबकी सब महिला, मैंने उनके इंटरव्यू भी लिए है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मराठी में है, वो मैं आपको भला ही भेज दूंगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आपके। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा वो चिंतित थी, मेन बात, और वो बड़ी अचरज में थी कि ऐसा कैसा हो गया है। उसमें से तो एक महिला ने ये बोला कि बेतहाशा पैसा बटा, बेतहाशा पैसा बटा, और बोले हर महिला ने पैसे लिए सिवा वोटिंग किया नहीं, 4-4, 5-5 हजार रुपए उनको बांटे। मैंने बोला भाई वो इलेक्शन के पहले बांटे या घर को आके तुम्हारे बांटे? नहीं नहीं, बोले रास्ते पे खड़े थे और महिलाओं को बोल रहे थे कि ये लो 4,000 रुपए, ये लो 5,000 रुपए, जाओ वोटिंग करके आओ। अच्छा, चूंकि बातें कैसी है, एक बात समझना चाहिए कि महिलाओं में कम से कम क्या रहता है कि एक वफादारी नाम की बात है। तो क्या उनको लगता है भाई चलो उनसे पैसे ले लिए, चलो उनको वोट दे दो। तो वहां पे जैसी बेईमानी वाली बातें उनके दिमाग में आ नहीं सकती महिलाओं की, क्योंकि उन जो ये रहती है उनमें एक नैतिकता रहती है वो हिसाब से। तो ये ऐसा हुआ है, 4-4, 5-5 हजार रुपए एक वोट के रास्ते पे बटे हैं। अब समझिए आप इसके ऊपर। और चुनाव आयोग क्या कर रहा था, उनकी मशीनरी क्या कर रही थी? मैंने सोचा कि भाई चलो इनके घर को अगर जाके बांट के आएंगे, तो घर को नहीं बोले, रास्ते पे बांट रहे थे और महिला को बोल रहे, और रात को 9 बजे तक के वोटिंग हुआ बोले, रात को 9 बजे तक। यानी इसका मतलब यह हुआ
कि वो महिलाओं ने पैसे लिए रास्ते पे जाके वो पोलिंग बूथ के अंदर खड़ी रही, और नेचुरली जो अंदर पोलिंग बूथ के अंदर 6 बजे के पहले आ जाती है उनको लेके फिर रात को भलाई कितना भी हो लेकिन वो फिर वोटिंग किया जाता है, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। तो ये अगर इस तरीके से ये स्टेट के अंदर अगर हो रहा है कि पैसे की अगर इस तरीके से नदियां बहती है और ये खुलेआम अगर होती है तो ये बड़ी चिंता का विषय है, और उसी के कारण ये जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है। तो ये जो आपने 6% का जिसके अंदर जिक्र किया और ओवरऑल में 4.7 का जो जिक्र किया, तो ये साफ दर्शाता है कि ये सारा का सारा पैसे का गेम है। और इसके अंदर अब नेचुरली अब कई महिलाएं वो थी कि वो किसान फैमिली से थी, उन्होंने तो बिल्कुल नाराजगी बताई कि भाई ये इस तरीके से हमारे इसके चीजों को दाम नहीं है, सोयाबीन को दाम नहीं, कपास को दाम नहीं है। और महंगाई के बारे में सारी महिलाएं लेकिन चिल्ला रही थी कि वो बता रही थी कि भाई कितना तेल के ऊपर कीमत बढ़ी, 40 रुपए तो बोले ये पिछले 2-3 महीने बढ़े, और हमारे पैसे हमको दे रहे बोले, ये हमसे लूट रहे बोले, हमको ये उनके कहने से यानी उनके सारे बातचीत के अंदर दौरान में स्पष्ट हुआ। तो ये बात तो जरूर है कि जो भी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में सारे लोग जो है वो एक्चुअली शॉक में है। शॉक एक ही शब्द वापरूंगा, अचरज में नहीं है, दे आर इन शॉक इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो इन शॉक कि ये हो ही नहीं सकता है। और हर आदमी से किससे भी बात करो, ए नहीं बड़ी, तो वो सामान्य आदमी जो है वो इसके बारे में बड़ा चिंतित है और शॉक में है, और इसके बारे में वो मानने को तैयार नहीं है कि ये कैसा हो सकता है। और कई महिलाओं ने तो इवन ये भी बोला कि लोकसभा के अंदर बोले ऐसा हुआ, और बोले अभी कैसा हुआ, अभी क्या हुआ, अभी हो नहीं सकता बोले। मैंने बोला भाई लाडली बहना वगैरह, अरे बोले लाडली बहना से क्या होने वाला, कुछ नहीं है। ये महिलाएं खुद बोल रही थी। आत्मजीत जी, मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल भी लेना चाहता हूं। लोगों का इल्जाम है कि जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी रोल पे बहुत बड़ा संदेह लोगों का खड़ा हो जाता है। उस संदेह के कारण मैं आपको सिर्फ संक्षेप में 2-3 कारण बताना चाहता हूं। पहला संदेह यह है कि पोल्स जो हैं वो नॉर्मली 6 बजे क्लोज हो जाती है, मतलब गिनती जो है वो 6 बजे तक जितने वोट पड़ गए उसकी गिनती आ जाती है। उसके अलावा जो लिस्ट होती है या जो वोट बढ़ते हैं, जो क्यू होता है जिसमें ये होता है कि 5 बजे तक जो लाइन में लग गया उसके वोट काउंट होने। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग स्टेशन में होता है उसका काम है क्लोज बटन कंट्रोल यूनिट में दबाना। कंट्रोल यूनिट में एक बार बटन दबा दिया तो वो आपका फॉर्म 17C में रिकॉर्ड हो जाता है। पार्ट 1 ऑफ 17C फॉर्म ये कहता है कि कंट्रोल यूनिट में जब कंट्रोल यूनिट का बटन दबा दिया क्लोज ऑफ वोटिंग, तो वो एक फिगर आ जाती है। उसके बाद वो 17A के फॉर्म से काउंट जो है वो टैली भी हो जाती है कि कितने वोट रजिस्टर हुए, रजिस्टर वोट जितने हुए उतने ही वो वोट काउंटिंग हुए, वही उसका लास्ट काउंट होता है वोट का। अब जो रूल 49S है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, पीआरओ जो होता है उसका काम होता है कि पोलिंग एजेंट को साइन कॉपी फॉर्म 17C की देना। वो 17C से मिलान होता है कि कितने ईवीएम नंबर है, ईवीएम का नंबर में कितना वोट पड़ा है, क्लोजिंग कितना था, ओपनिंग कितना था, कितने बजे वोटिंग शुरू हुई, कितने बजे खत्म हुई, और अगर मान लीजिए वो डिसरप्ट हुई या ईवीएम खराब हुआ तो वो टाइम भी उसमें नोट होता है। पोल्स के बाद जो पीआरओ है वो ईवीएम को सील कर देता है और रिटर्निंग ऑफिसर को हैंड ओवर कर देता है, और उसके बाद वो काउंटिंग वाले दिन अनसील होती है। ये सारा प्रोसेस है। नंबर ऑफ वोट जो फॉर्म 17C में लिखे होते हैं और जो सीयू में डिस्प्ले होते हैं उसका मिलान होना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि आपने क्लोज कर दिया वहां पे, तो जो क्लोजिंग फिगर थी वो 17C फॉर्म से आपको मैच करनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए वो काउंटिंग मैच नहीं करती है तो इसका मतलब है कि आपको फिर जो वीवीपैट स्लिप्स हैं उनको काउंट करना चाहिए। अगर मान लीजिए उस मिलान में कोई दिक्कत है, नॉर्मली तो वो मिलाए नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं मिलाए जा रहे हैं, या फॉर्म 17C पे जो सिग्नेचर्स हैं वो पोलिंग एजेंट्स के भी होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के भी उसमें स्टैंप लगी होती है, सील लगी होती है। अब जो डिस्प्ले आ रहा है सीयू पे, टोटल फिगर जो आ रहा है वो वीवीपैट स्लिप से वेरीफाई हो सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिर्फ 5 असेंबली के 5 वीवी पर असेंबली 5 वीवीपैट काउंट होने चाहिए, विच इज 5% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। मान लीजिए कि अगर 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एक असेंबली के 5 वीवीपैट, 6 असेंबली के 30 वीवीपैट, तो वो कहते हैं कि 30 ईवीएम्स के 30 वीवीपैट मशीनों के ईवीएम मशीनों के 30 वीवीपैट की काउंटिंग होगी, बाकियों की नहीं होगी। तो 5% सैंपल साइज तो बहुत छोटा है, पहली बात। और दूसरी बात, बैटरी पर बात आ जाती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र इलेक्शन में भी वही हुआ जो हरियाणा इलेक्शन में हुआ।
लोग कहते हैं कि 66% बैटरी से ज्यादा बैटरी हो नहीं सकती। अगर सुबह 5:30 बजे से शाम के 6 बजे तक वो मशीन चली है तो 60 से 66% बैटरी तो दिखाना चाहिए उसको। जब वो बैटरी 99% दिखा रही है, जैसे स्वरा भास्कर के जो पति हैं उनके इलेक्शन में लास्ट में कहा जाता है कि 99% बैटरी वाला भी काउंटिंग हुआ और उसमें 95% वोट बीजेपी की तरफ थे और वो इलेक्शन लास्ट में हार गए। ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ। तो अब बात ये आ जाती है कि जब वेरिफिकेशन वीवीपैट की सिर्फ 5% की हो रही है और बैटरी 99% की आ रही है, और ये सैंपल जो है वीवीपैट का 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी का, मान लीजिए पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर सैंपल जो है वो खाली 250 से 300 है, तो मशीन कैन माल फंक्शन। इसका तो हम मान सकते हैं कि मशीनें माल फंक्शन कर सकती हैं, खाली 5% वीवीपैट की काउंटिंग करने से वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो उसमें संज्ञान ले नहीं रही। तो क्या अब ऑपोजिशन पार्टीज सुप्रीम कोर्ट जाके इस मामले को उठाएंगे? क्योंकि अभी तक कांग्रेस भी इसमें जो है हरियाणा इलेक्शन के बाद से सत्ते में है। हालांकि वो कह रही थी कि हम इसको चैलेंज करेंगे, पर इलेक्शन भी समाप्त हो जाता है, रिजल्ट्स भी घोषित हो जाते हैं। अब अगर मान लीजिए सरकार भी बन जाती है, जिसकी भी सरकार बनती है, कोई भी सीएम बनता है, तो क्या ऑपोजिशन पार्टीज के पास कुछ बचा है इसको लड़ने के लिए? मैं आपसे यह समझना चाहता हूं प्रकाश जी। नहीं, देखिए बात ऐसी है आत्मजीत की, दो तीन बातें इसके अंदर मेन है कि अगर ये वीवीपैट की अगर काउंटिंग करनी है तो वो 5 दिन के अंदर आपको अर्जी देनी पड़ेगी। यानी जैसे कल 23 तारीख को हो गए तो अभी महाराष्ट्र में 32 तारीख को देनी है। यानी 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो यानी 6 या 7 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर देना है ऐसा बोलो। लेकिन अगर आपको वो करना है तो आपको 47,200 रुपए पर काउंटिंग बूथ ये देना है। मुझे तो ये जब ये जानकारी मिली तो मैं तो शॉक में गया कि भाई ये तो लोकशाही है। 40,000 प्लस जीएसटी, 40,000 प्लस जीएसटी, जीएसटी भी देना होना है तो ये, 48,000। अरे हाउ इट इज अलाउड? मुझे कहना है कि ये जिसके ऊपर डेमोक्रेसी टिकी है दैट इज नथिंग बट इलेक्शन, काउंटिंग, मतदान, वोटिंग। और आप अगर उसके अंदर कोई आदमी अगर शंका व्यक्त करता है, बताता है और वो बोलता है कि ये करो, उसको सत्य चले 200 देने हैं, तो अगर समझ लो मुझे एक 10-20 जगह का अगर काउंटिंग करवाना है जहां पर मुझे शंका है, तो क्या मैं 50,000 के एवरेज के हिसाब से पहले 10 लाख भरूं? मेरे पास में नहीं है, गरीब आदमी हो तो क्या करूंगा? ये तो सरासर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा रहे हो आप। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है साहब कि ये जब रूल बना था, ये जब डिक्लेयर कर दिया था, तो विपक्ष यानी कांग्रेस क्या कर रही थी? इसके ऊपर तो उसी समय पे ऑब्जेक्शन देना चाहिए था कि दिस इज नथिंग बट नॉनसेंस। पैसा बिल्कुल लगना कारण ही नहीं है भाई। क्या कारण है? हाँ ठीक है, ले रहे हो तो एक 2-4-5 हजार रुपए ले, यहाँ तक के भी मैं समझ सकता हूँ कि चलो उसके लिए मशीनरी लगेंगे, लेकिन वो भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल सरकार मशीनरी क्या है, भाड़े से तो ला नहीं रही ना। वो तो जो सरकार की मशीनरी है, सरकारी नौकर जो है, उन्हीं को इलेक्शन ड्यूटी लगाए जाते हैं, तो सैलरी तो उनकी चालू है, ऊपर से उनको भत्ता भी चालू है, तो उनको क्या मतलब निकल रहा? और ये तो सरासर ये डेमोक्रेसी की बिल्कुल मौकरी है, दूसरा कुछ नहीं है। एक विषय। दूसरी बात में ऐसा है कि ये ऑलरेडी इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तो और वो बोले कि 5% वीवीपैट की मशीन। क्यों भाई 5%? क्यों 5%? मेरा बोलना है कि भाई सबको तो ये वीवीपैट लगे हुआ है, तो फिर आप क्यों नहीं करते? और वीवीपैट का जो फंक्शनिंग है, मेरा ये बोलना है कि पहले उसको काला कांच नहीं था, उसके बाद में आपने उसको काला कांच लगा दिया। क्यों लगाए भाई? आपको कौन सा क्या बात छुपानी है आपको? आप एक तो कार के ऊपर भी अगर कोई काला कांच लगा के चलता है तो आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो, तो आप खुद होके अपने वीवीपैट के मशीन के ऊपर काला कांच लगा रहे हो। और जब ये होता है तो उसके अंदर तभी 1 सेकंड के लिए बत्ती जलती है और बंद हो जाती है, 2 सेकंड या 5 सेकंड जो भी होगा टाइप। क्यों भाई? बत्ती चालू रहने दो ना। कितना बल्ब है उसके अंदर का? 1 वैट 2 वैट का भी बल्ब नहीं होगा। तो अगर आपने चालू रखी वीवीपैट की मशीन कंप्लीटली, तो तकलीफ क्या है आपको? क्यों आप उसको ब्लैक कांच लगा रहे? क्या छुपाना चाहते हो आप? तो ये सारी बातें संदेह पैदा करती है कंप्लीटली। और ये सारी बातें इस तरीके से कि 47,200 प्लस जीएसटी 50,000 रुपए भरना है, समझ लो, या 55,000 रुपए भरना है, मौकरी है। इसके ऊपर तो सारी पार्टियों ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। और मुझे आश्चर्य इस बात का लग रहा है साहब कि देखिए ये बातें क्या है कि ये अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा विषय है। मैं आपसे 2-3 सवाल करता हूँ। मेरा बोलना है कि भाई
जब ये सारा नियम निकला तो कांग्रेस वालों ने या विपक्ष में जो थे उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? ठीक है, पहले 5 साल तो विपक्षी नेता था ही नहीं, अरे लेकिन फिर भी संसद तो चल रही थी, सब लोग मिला के उसको ये कर सकते थे, कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। दूसरा ऐसा है कि जब इलेक्शन कमिश्नर का जो पहले चुनाव पैनल था कि उसके अंदर क्या था, प्राइम मिनिस्टर थे, एक विपक्ष का नेता था, और तीसरा जो आदमी था वो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपने इनको हटा दिया चीफ जस्टिस की जगह पे, आपने क्या कर दिया कि वो सत्ताधारी पार्टी का एक मंत्री। तो कहने का मतलब ये तो 2+2 वर्सेस 1 ही हो गया। तो ये जब हुआ तो ये विरोधी पक्ष जो था उन्होंने इसके ऊपर हंगामा क्यों नहीं किया, ये मेरा सवाल है। दूसरा ऐसा है कि एक और नियम सबसे बड़ा खतरनाक बदल गया, मुझे तो आश्चर्य इस बात का लगता है कि सोए हुए क्या लोग। देखिए पहले कोई भी सरकारी इंसान नौकरी करने वाले आदमी को, गवर्नमेंट सर्विस करने वाले आदमी को आरएसएस का काम करते नहीं सकते थे या सदस्यता नहीं ले सकता था। ये नियम हटा दिया उन्होंने, ये कानून था, ये नियम था, वो हटा दिया और वो बोले कि नहीं अभी आप कर सकते हो। हाउ इट इज पॉसिबल? तो एक आधा आदमी बोलेगा कि नहीं मुझे नक्सलवाद की ये संगठन है इसका काम करना है, उसका भी नियम हटा दो। फिर वो कोई बोलेगा कि मुझे मुस्लिम संगठन है उसका काम करना है, मुझे कोई बोलेगा कि फलाने इसका। हाउ इट इज पॉसिबल? आरएसएस का तुम काम कर सकते हो, सदस्य बन सकते हो, इसके ऊपर तो कितना हंगामा करना चाहिए था। आज भी हंगामा हो सकता है इसके ऊपर, नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये लाडकी बहना योजना का भी मामला वैसे ही है जिसमें 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन देने की बात थी, उसमें वहां उत्तर प्रदेश में मुनादी कराई गई कि जिसके पास पक्का मकान है 100 गज में, जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास ट्रैक्टर है, जिसके पास 4 बीघा जमीन है, उसको फ्री राशन नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये लाडकी बहना योजना में भी बहुत सारी शर्तें अभी आना बाकी हैं। ये सिर्फ एक जुमला है और जुमला बन के रह जाएगा। वो कहेंगे कि जो फैमिली इनकम है अगर इतनी है तो उसमें लाडकी बहना योजना में वो कवर नहीं होंगे। कह रहा हूं कि ये इलेक्शन में जो नंबर बढ़ाए गए हैं, अर्जी के ऊपर जो पर्ची के ऊपर पैसा दिया गया है, ये आने वाले समय में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इलेक्शन तक का था। उत्तर प्रदेश में भी 2 फ्री सिलेंडर देने की बात की थी दिवाली और होली पे, वो सिलेंडर नहीं मिले 2022 के बाद से। तो सरकार क्या वादे कर रही है, पार्टियां क्या वादे करती हैं, सरकार उसको कैसे निभाती है। 9 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र पे। तो ये जितने भी रेवड़ियां बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो वो रेवड़ियां नहीं गिनी जाती। कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड कहा जाता है, तो फ्री कुछ नहीं है, वो हमारी जेब से ही पैसा कटेगा। कब कटेगा, कैसे कटेगा, ये सरकार तय करेगी। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए नहीं आत्मजीत, मैं एक सेकंड और एक बोलूंगा इसके अंदर, एक मुद्दा बड़े महत्व का। देखिए मैं आपको अभी बोल देता हूं, देखिए ये इन्होंने क्या बोला था कि 1500 रुपए देंगे, फिर उन्होंने बोला कांग्रेस वाले हम 3000 देंगे, फिर ये क्या बोलने लगे हम 2100 कर देंगे। अभी देखो पैसे देने के लिए इनके पास तो सारे ठन गोपाल है। अब ये क्या करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। ये खुद ही किसी को तो भी सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, फिर उसके अंदर वो बोलेंगे कि भाई वो आदमी बोलेगा कि नहीं ऐसे बांट रहे, ऐसा कर्जा है, ये है, और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं नहीं भाई ऐसा करो, जब तक के तुम्हारा स्टेट मुनाफे में नहीं आता तब तक के आप इस तरीके से पैसा नहीं बांट सकते। फिर ये क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री साहब हमारे, देखिए बहना हमारे को तो बड़ी इच्छा थी तुमको देने के लिए, ये क्या करे। ये विपक्ष के लोग कोई तो भी देखो उनका चमचा है वो कोर्ट में चले गया और पैसे अब दे नहीं सकते, हम इसलिए माफी मांगते। ये सारी हम इसके लिए लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो बोल ये उठने के बाद में हम आपको बैकवेजेस के साथ में पैसा देंगे। ये देखो ये होगा, 1 महीने के अंदर ये होगा। मराठा आंदोलन के अंदर भी ऐसी तरीके से हुआ, मुख्यमंत्री ने बोला कि हम आपको आरक्षण देंगे, इतना इतना बढ़ा देंगे, तो बड़ी तालियां वगैरह बजाई, ये सब हो गया। बाद में इसी ने इसका एक गुणवंत सदावर्ते नाम का एक आदमी है उसको कोर्ट में भेजा, कोर्ट में कुछ पैरवी हुई, कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं ये इस तरीके से आप समय अपनी उसको सीमा जो है 50% की वो नहीं बढ़ा सकते, और उसको रोक लगा दी। फिर वो फडणवीस वही बोलने लगे देखो ये हमको तो देना था लेकिन अब देखो कोर्ट ने बना कर दिया, हम क्या करेंगे। इतने बदमाश और शातिर लोग है ये आत्मजीत। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बार पहले भी आपने कहा था सांप नाथ और नागनाथ दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ जो सांप के डसे से नहीं मरेगा वो नाग के डसे से मर जाएगा। तो बात यही आती है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए प्रकाश पोरे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।